नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो क्लास है वो क्लास नंबर 11 है और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हमारी चल रही है। और इसमें जो आज के जो कवि हैं वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत मोस्ट भी है। और ये जो कवि हैं अपने, ये कौन से नंबर के कवि हैं? 5वें नंबर के हैं। ठीक है, तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है और आता रहेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इनकी रचना सबको पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास रही है। कौन सी रचना रही है इनकी? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनकी रचना रही है। और आप सबको ये भी पता है कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? प्रकाशन वर्ष सबको पता है। प्रकाशन वर्ष भी क्या है इसका? प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसकी जो प्रकाशन संस्था है उसका नाम क्या है? प्रकाशन संस्था। तो प्रकाशन संस्था का नाम भी पूछा जाता है बहुत सी बार, तो वो भी आपको याद रखना है। नागरी प्रचारणी सभा काशी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में फिर ये पूछता है कि इसमें कौन सी पद्धति को अपनाया गया है, यानी कि किस पद्धति में इसको लिखा गया है। तो इसमें जो पद्धति है साथियों वो है विधेयवादी पद्धति। कौन सी पद्धति है इसमें? विधेयवादी पद्धति का प्रयोग इसमें हुआ है। तो याद रखना, विधेयवादी पद्धति। तो कौन सी पद्धति का प्रयोग हुआ है? विधेयवादी पद्धति में इसका प्रयोग हुआ है। इसमें कुल रचनाकार कितने थे? कुल रचनाकार कितने माने गए हैं इसके अंतर्गत, वो भी आपको याद रखना है। 997 इसमें कुल रचनाकार माने गए हैं, अर्थात कह सकते हैं कि लगभग 1000। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1929, प्रकाशन संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी। इसमें कौन सी पद्धति का यूज किया है? विधेयवादी पद्धति। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है, ये आपको याद रखना है। कुल रचनाकार 997 है वैसे तो, लेकिन लगभग 1000 की हम लोग इसमें बात कर देते हैं साथियों। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। विशेष तथ्य में अगर हम बात करें, विशेष तथ्य ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इनको तो आप अच्छे से गांठ बांध करके लिख लो। विशेष तथ्य तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और विशेष तथ्य जितने भी मैं लिखाऊंगा ना शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतने विशेष तथ्य हर टॉपिक को बहुत एक्सप्लेन के साथ में करवा रहा हूं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की, टीजीटी की, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कहीं से कोई भी तैयारी कर रहे हो ना, हिंदी साहित्य का इतिहास यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये मैं बार बार आपसे बोलता हूं, पढ़िए, समझिए, कोई परेशानी नहीं है। बस विश्वास जरूर करना साथियों, क्योंकि विश्वास की ही देन होती है। तो लिखते हैं विशेष तथ्य में सबसे पहले क्या है? यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो ये सबको पता है आप लोगों को कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे किस रूप में लिखा गया था? यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। सबसे पहले बात ये है। अब आगे इसी क्रम में अभी बहुत सारी बातें लिखनी है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी। हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी थी। तो ये सबसे मुख्य बात है भैया,
क्योंकि इन चीजों को छोड़ दिया ना तो फिर क्वेश्चन तुम्हारे नहीं कटेंगे, इसका ध्यान रखना। आगे लिखो, इसमें लिखी थी भूमिका, भूमिका भूमिका विस्तृत विस्तृत हो जाने के कारण इसे ही विस्तृत हो जाने के कारण इसे ही अलग से पुरस्कार रूप में, इसे ही अलग से पुस्तककार रूप में 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया, नाम से प्रकाशित करवाया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है और आप लोग अच्छे से याद भी रखोगे। तो विशेष तथ्य में पहला तथ्य जो है, यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास, याद रखना, हिंदी शब्द सागर की भूमिका या हिंदी शब्द सागर को भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी और भूमिका बहुत ही विस्तृत हो जाने के कारण इसे ही अलग से पुरस्कार रूप दे दिया और 1929 में ही इसका नाम कर दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसको प्रकाशित करवाया था साथियों। ठीक है, आप इसको लिख लेना भैया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा इसका देखो, नंबर दो विशेष तथ्य में दूसरा है, यह विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यह विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का क्या है, प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे माना जाता है। इसे ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो ये दूसरा तथ्य है। ये इसके अंदर जो है साथियों, आपको याद रखना है, विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का जो है प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। इसे ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना गया है। बहुत गजब की बात है, आप लोगों को ये याद रखनी है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का जो मूल जो तथ्य है वो तीसरे नंबर का क्या है साथियों, इसका संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ। इसका संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसका, हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुई थी, उसका ही संशोधित और परिवर्धित जो संस्करण है वो 1940 में फिर क्या हुआ, प्रकाशित हुआ था। इसी क्रम में हम लोग लिखते हैं, इसके बाद में आता है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर क्या है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है। 4 युगों में, कितने युगों में बांटा है, 4 युगों में बांटा है। इस बात को भी आपको याद रखना है। उन्होंने आधुनिक युग को 3 उपविभागों में किया है। इन्होंने आधुनिक युग को 3 उपविभागों में
3 उपविभागों में विभक्त किया है। तो 3 उपविभागों में विभक्त किया है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी ने जो है हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कितने युगों में बांटा? 4 युगों में बांटा है, जो आपको ध्यान रखना है। कितने युगों में बांटा? 4 युगों में, और 3 उपविभागों में भी बांटा है इसे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी यहाँ ये लिख लेते हैं, फिर जब इसका हम लोग जो है काल विभाजन करेंगे तो वहां पर पूरी डिटेल से मैं आपको लिखाऊंगा। अभी बस इतना ही लिखिए, ठीक है। 4 युगों में बांटा है, और आधुनिक युग को कितने उपविभागों में बांटा है? 3 उपविभागों में बांटा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे लिखते हैं। 5वां इसका जो आता है, 5वां, ठीक है। 5वां लिखो, शुक्ल जी मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शुक्ल जी मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शुक्ल जी जो है राजा मुंज को या भोज को क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। इसके बाद में लिखिए यहां पर 6ठे नंबर पर आती है बात। 6ठे नंबर पर क्या है? शुक्ल जी चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। इसको तो क्या माना इन्होंने? कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसको किसको माना? मुंज या भोज को। लेकिन महाकवि किसको माना? इसको महाकवि नहीं माना, महाकवि चंद्र बरदाई को माना है। तो ये 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। शुक्ल जी चंद बरदाई, लिखो, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो चंद्र बरदाई को क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। कवि तो किसको मानते हैं? मुंज या भोज को मानते हैं, लेकिन चंद्र बरदाई को मानते हैं ये महाकवि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए ही अगला कथन जो आता है वो है 7वें नंबर पर। देखिए 7वें नंबर पर आएगा, शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन के लिए निम्नलिखित रचनाओं को आधार रूप में ग्रहण किया है। निम्नलिखित रचनाओं को आधार रूप में ग्रहण किया है। आधार रूप में ग्रहण किया है। तो निम्नलिखित रचनाओं को आधार रूप में ग्रहण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कौन कौन सी रचनाएं हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद किसने लिखी है? मिश्र बंधु विनोद किसने लिखी है? आप सबको पता है, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं ने लिखी है। किसने लिखी? मिश्र बंधुओं ने लिखी है। दूसरे नंबर पर है हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला किसने लिखी? श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। तीसरी रचना आती है यहां पर, वो है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी की है ये। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। इसके बाद में चौथी रचना आती है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार जो है वियोगी हरि की रचना है। किसकी है? वियोगी हरि की रचना है साथियों। तो याद रखना, इन 4 रचनाओं को ही इन्होंने क्या है अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में क्या किया है? एक आधार माना है। जो कुछ भी इन्होंने लिया है वो यहां से तो लिया ही लिया है, एक आधार ग्रंथ इनको मान करके इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को जो है लिखा है। तो कौन कौन सी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बनता रहेगा। इन्होंने ये बात ध्यान से सुनिए, इतिहास ग्रंथ में यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं को आधार के रूप में नहीं माना या अपने आधार ग्रंथ में नहीं माना? तो कौन सी रचना को नहीं माना? तो 3 इनमें से दे देगा और एक आपको दूसरी दे देगा।
या ये हो जाएगा, तो या फिर इनको सुमिलित भी में भी दे सकता है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु ने लिखी है हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की, ब्रज माधुरी सार वियोगी, क्योंकि इनके नाम से और भी तो हो सकती है ना, तो राइटर भी मैंने साथ में लिख दिया। किसको आधार माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, तो ये चारों रचनाएं हैं जिसको आधार के रूप में इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर पर बात आती है। 8वां इनका है इस इतिहास ग्रंथ में कवियों और रचनाओं की संख्या, इस इतिहास ग्रंथ में कवियों और रचनाओं की संख्या के स्थान पर, रचनाओं की संख्या के स्थान पर उनके साहित्यिक महत्व को स्वीकार किया है, उनके साहित्यिक महत्व को स्वीकार किया है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि कवियों और रचनाओं की संख्या के स्थान पर उनके महत्व को स्वीकार किया है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना इसको। 9वें नंबर पर जो विशेष तथ्य में बात आती है, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से हुआ है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से हुआ है, सिद्धों की वाणियों से हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे हुआ है, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ कैसे आरंभ हुआ, तो सिद्धों की वाणियों से हुआ है। तो क्वेश्चन बनने में कहीं से भी बन सकता है, बहुत डीपली क्वेश्चन आते हैं आजकल, ऐसे नहीं कि आते हैं ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आना बंद हो गए अब, ठीक है ना, बच्चे बहुत पढ़ने लगे हैं भाई। लिखो 10वें नंबर पर लिखो, इस इतिहास ग्रंथ में कवियों और लेखकों की रचना, इस इतिहास ग्रंथ में कवियों और लेखकों की रचना शैली वैज्ञानिक रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है, रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है, रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण भी इसमें किया गया है भाई साहब, ठीक है। इसके बाद में 11 नंबर पर लिखते हैं, इस इतिहास ग्रंथ में प्रत्येक काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन, इस इतिहास ग्रंथ में प्रत्येक काल या प्रत्येक काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन करने के बाद प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है, प्रवृत्तियों का वर्णन करने के बाद प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है, प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। शेष कवियों को फुटकल श्रेणी में रखा गया है, शेष कवियों को फुटकल श्रेणी में, यानी कि चुटपुट, फुटकल श्रेणी में रखा गया है, फुटकल श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लास्ट इसका आता है 12 नंबर पर विशेष तथ्य में, कवियों एवं उनके काव्य के मूल्यांकन में, कवियों एवं उनके काव्य के मूल्यांकन में समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है, समालोचनात्मक यानी कि एक समान आलोचना दृष्टिकोण अपनाया गया है, दृष्टिकोण
अपनाया गया है, दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो मित्रों, ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, उनकी रचना के बारे में। अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हमने इतना कुछ नहीं लिखा, बस रचना के बारे में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उनकी रचना का क्या योगदान रहा, उसके क्या क्या विशेष तथ्य रहे, तो ये आज हमने इस वीडियो में जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है साथियों। मतलब जबरदस्त मैटर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, शायद यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। देखो, अगली क्लास में हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा को लिखेंगे। तो आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आज की क्लास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हम लोगों ने शुरू किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी रचना का नाम क्या था, हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है। प्रकाशन वर्ष 1929, प्रकाशन संस्था नागरिक प्रचारणी सभा काशी है। इनकी जो पद्धति है विधेयवादी पद्धति का इन्होंने उपयोग किया। कुल रचनाकार इसमें 997 थे, लगभग 1000 हम लोग कह देते हैं। विशेष तथ्यों में अगर हम बात करें तो विशेष तथ्यों में सबसे पहला जो तथ्य आता है वो है, यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी शब्द साहित्य का विकास या हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी। भूमिका विस्तृत हो जाने के कारण इसे ही अलग से पुरस्कार रूप में 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया था। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसी का आ जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये लिखते हैं, यह विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। इसे ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ भी हम लोग मानते हैं। इसका संशोधित एवं परिवर्धित जो संस्करण है वो 1940 में प्रकाशित हुआ। चौथे नंबर पर शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा। इन्होंने आधुनिक युग को 3 उपविभागों में विभक्त किया था। शुक्ल जी ने जो है मुंज और भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और चंद्र बरदाई को जो है साथियों उन्होंने महाकवि माना है हिंदी का, ठीक है। तो ये हो गए 6। सातवां है, शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन के लिए निम्नलिखित रचनाओं को आधार रूप में ग्रहण किया है। निम्नलिखित 4 रचनाएं हैं जिनको अपने इतिहास ग्रंथ में आधार बनाया था। सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं की ही थी। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रही है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की रही है। अगला है, इस इतिहास ग्रंथ में कवियों और रचनाओं की संख्या के स्थान पर उनके साहित्यिक महत्व को स्वीकार किया गया था। रचनाओं या कवियों की संख्या के स्थान पर साहित्यिक महत्व को बहुत ज्यादा जो है इसमें स्थान दिया गया, ठीक है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का जो आरंभ है वो सिद्धों की वाणियों से होता है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। इस इतिहास ग्रंथ में कवियों और लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। 11 है, इस इतिहास में प्रत्येक काल या शाखा के सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन करने के बाद प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। शेष कवियों को फुटकर श्रेणी में रखा गया है। अगला है, कवियों एवं उनके काव्य के मूल्यांकन में समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, शायद आपको पसंद आएगा साथियों, और बहुत अच्छा मैटर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। प्लीज आप जरूर निश्चित रूप से जो है लाइक और शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।